My dear friends, dear students, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को अच्छी तरह से याद है कि हम सभी लोगों ने पिछले कुछ कक्षाओं से, पिछले कुछ वीडियोज के द्वारा एजुकेशनल साइकोलॉजी या शैक्षिक मनोविज्ञान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट को स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंटेलिजेंस या बुद्धि। और उसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि के सिद्धांत की चर्चा पिछले कुछ कक्षाओं से, पिछले कुछ वीडियोस के द्वारा हम लोग कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, अभी तक हम सभी लोगों ने देखा कि जो बुद्धि का सिद्धांत है या थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है, इसको दो समूहों में, दो ग्रुप में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से एक ग्रुप है जिसका नाम है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज और दूसरा है फैक्टर ओरिएंटेड थ्योरीज या फैक्टोरियल थ्योरीज। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो फैक्टोरियल थ्योरीज था या कारकीय सिद्धांत था प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में हम सभी लोग अच्छी तरह से चर्चा कर चुके हैं। और इसके अंतर्गत जो सिद्धांत थे, जिसमें जो प्रमुख सिद्धांत था बीने का एक कारक सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत या गिलफोर्ड का थ्री डायमेंशनल मॉडल या थॉमसन का सिद्धांत, बर्ट एंड वर्न का पदानुक्रमिक सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों के बारे में प्यारे भाई बहनों हम सभी लोगों ने चर्चा कर लिया है। हम लोगों ने गॉर्डनर्स की मल्टीपल थ्योरीज के बारे में भी पिछली कक्षाओं में चर्चा किया है, जिससे रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से उसको देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उसी कड़ी में, उसी लिंक में आज हम सभी लोग जो दूसरा ग्रुप है एजुकेशनल बुद्धि के सिद्धांत का, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस का जो दूसरा समूह है, जिसका नाम है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज या प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत, उन्हीं सिद्धांतों की आज चर्चा करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम सभी लोग आज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की चर्चा आज की क्लास में, आज की कक्षा में की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है, आज की जो कक्षा है, यह जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे से बहुत ही प्रश्न आते हैं, बहुत ही क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग आज की क्लास में बहुत ही पूर्ण मनोयोग के साथ रहिएगा, पूर्ण मनोयोग के साथ आज की क्लास में इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए इससे पूर्व आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से और प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड जितने भी एजुकेशनल वीडियोज हैं उनको आसानी से देख पाएँ, प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियोज को सेलेक्ट कर पाएँ, अपनी रुचि के अनुसार वीडियो को सेलेक्ट करके देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रिय विद्यार्थियों, जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में देखिए एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है, यदि वह रेड है, लाल है, तो उसको आप प्रेस करिए। उसको प्रेस करने से यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशंस, उनके इन्फॉर्मेशन, सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और बेल के आइकन को प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ साथ प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसको आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके जो भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे, बहुमूल्य सुझाव आएंगे, उन पर भी अनुपालन करने का हम प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ ऑल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।
आज की क्लास में आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पियाजे के द्वारा सन 1970 में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन पियाजे के द्वारा 1970 में या 1970 में किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात आती है कि 1970 या 1970 में पियाजे ने अपने थ्योरी, जिसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसका प्रतिपादन किया। पियाजे के अनुसार बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान होता है। व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करता है, वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हम सभी लोगों ने, जब हम लोगों ने फैक्टोरियल थ्योरीज पढ़ा था, तो उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि फैक्टर या कारक जितना ही अधिक किसी व्यक्ति के अंदर होगा, वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा। लेकिन यहाँ पर जब पियाजे के सिद्धांत की बात की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान होता है। अर्थात उनके कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति जितना ही अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से व्यवहार करता है, जितना ही बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करता है, बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से व्यवहार करता है, उस व्यक्ति को हम उतना ही अधिक बुद्धिमान कह सकते हैं या कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति जितना ही अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से व्यवहार करेगा, अपने कार्यों को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से करेगा, वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। यह है पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या पियाजे का बुद्धि का सिद्धांत। प्रिय विद्यार्थियों, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि एक प्रकार की अनुकूलित प्रक्रिया है, जिसमें जैविक परिपक्वता तथा वातावरणीय परिस्थितियों के साथ होने वाली अंतःक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी लोगों ने पिछली कक्षाओं में, पिछला जो कुछ वीडियोज हैं आपके पास, उसमें आप देखिएगा कि एक कक्षा है, एक वीडियोज है, जिसके में हम लोगों ने नेचर नर्चर थ्योरीज के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रकृति और पोषण के विवाद के संबंध में चर्चा किया था। तो वहां की जो बात थी नेचर और नर्चर की, उन दोनों के महत्व को जीन पियाजे ने स्वीकारा है और उन्होंने कहा है कि जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, वो एक प्रकार की क्या है, एडॉप्टिव प्रोसेस है, अनुकूलित या अनुकूली प्रक्रिया है, जिसमें जैविक परिपक्वता, दैट इज नेचर की बात हो रही है, जैविक परिपक्वता तथा वातावरणीय परिस्थितियां, दैट इज नर्चर की बात हो रही है। तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, दैट इज जैविक परिपक्वता, और एनवायरमेंटल कंडीशन, दैट इज वातावरणीय परिस्थितियां, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और दोनों के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं, जो अंतःक्रियाएं होती हैं, उसी का परिणाम होता है इंटेलिजेंस या बुद्धि। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जीन पियाजे जी के अनुसार बुद्धि एक प्रकार का एडॉप्टिव प्रोसेस है, अनुकूली प्रक्रिया है, जिसमें जैविक परिपक्वता और उसके साथ साथ वातावरणीय परिस्थितियां, दैट इज बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, दोनों एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, अंतःक्रियाएं करती हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप बुद्धि का या इंटेलिजेंस का विकास होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जीन पियाजे के अनुसार शारीरिक परिपक्वता की वातावरणीय परिस्थितियों के साथ होने वाली सतत अंतरक्रिया, कंटीन्यूअस इंटरेक्शन के फलस्वरूप बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जीन पियाजे ने क्या कहा कि जीन पियाजे के अनुसार शारीरिक परिपक्वता की वातावरणीय परिस्थितियों के साथ होने वाली सतत अंतरक्रिया के फलस्वरूप बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जीन पियाजे ने जो वातावरणीय परिस्थितियां होती हैं, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होते हैं, उस पर उन्होंने बल दिया और उन्होंने कहा कि वातावरणीय परिस्थितियों के साथ जो कंटिन्यूअस इंटरेक्शंस होते हैं, अर्थात जो इन्वायरमेंटल सिचुएशंस हैं, जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं प्रिय विद्यार्थियों, वातावरणीय परिस्थितियों के साथ जो कंटिन्यूअस इंटरेक्शन या सतत अंतरक्रियाएं चलती रहती हैं, उसी के फलस्वरूप बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, या सीधे सीधे हम कहें तो जो शारीरिक परिपक्वता है या फिर मेच्योरिटी है, और मेच्योरिटी के साथ साथ जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, इन्हीं दोनों के इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप बुद्धि या इंटेलिजेंस का विकास होता है। ऐसा जीन पियाजे जी का मानना है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चों अर्थात बालक बालिकाओं में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास होता जाता है, वैसे वैसे उनकी बौद्धिक योग्यता या क्षमता का भी विकास होता जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आई जिसको हम लोग मैच्योरेशन या परिपक्वता की बात करते हैं। तो
पियाजे जी ने कहा कि बालकों का या बच्चों स्टूडेंट्स का, छात्रों का या बालकों और बालिकाओं में जैसे जैसे संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास होता जाता है वैसे वैसे ही उनकी जो बौद्धिक योग्यता या बौद्धिक क्षमता है, जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है, उसका भी विकास होता जाता है। अर्थात जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आता है, उनके जो कॉग्निटिव प्रोसेस हैं उनमें डेवलपमेंट होता है, उसी के साथ साथ उनका इंटेलिजेंस या जो इंटेलिजेंस की जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, जो क्षमता है, कॉम्पिटेंसी जो है, उसमें भी डेवलपमेंट होता है, उसमें भी विकास होता जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से पियाजे जी का मानना है कि जैसे जैसे बालक बालिकाओं में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास होता जाता है वैसे वैसे ही उनकी बौद्धिक योग्यता या बौद्धिक क्षमता का भी विकास आगे बढ़ता जाता है, विकास होता जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, पियाजे ने बुद्धि को संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास का ही एक रूप या परिणाम स्वीकार किया है। ध्यान दीजिए, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा किया कि बालक का जैसे जैसे संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास होगा उसी तरह से बालक के बुद्धि का विकास होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पियाजे ने बुद्धि के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास को एक विकास का ही एक रूप या परिणाम स्वीकार किया है। अर्थात जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो बुद्धि क्या है, वो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास का ही एक परिणाम है, एक रूप है। जैसे जैसे संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं या कॉग्निटिव प्रोसेस का डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव प्रोसेस का विकास होता जाता है, वैसे वैसे ही बालक के बुद्धि का भी विकास होता रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग कहें तो पियाजे जी ने बुद्धि के विकास की प्रक्रिया को संज्ञानात्मक संरचना में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तनों की सहायता से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ध्यान दीजिए, पियाजे जी ने जो कॉग्निटिव प्रोसेस हैं या विकास की जो प्रक्रिया में संज्ञानात्मक संरचना में जो प्रोग्रेसिव चेंज आते हैं, जो प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं, उन्हीं प्रोग्रेसिव चेंज या प्रगतिशील परिवर्तनों की सहायता से पियाजे साहब ने बुद्धि के विकास का जो है एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास किया है। बुद्धि के प्रकाश की प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयास उन्होंने संज्ञानात्मक संरचना में होने वाले प्रोग्रेसिव चेंज या प्रगतिशील परिवर्तनों के आधार पर किया है। अर्थात जैसे जैसे जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, जो कॉग्निटिव बिहेवियर है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसमें जो प्रगतिशील परिवर्तन आते जाते हैं, जो प्रोग्रेसिव चेंजेस आते जाते हैं, उसी प्रोग्रेसिव चेंज या प्रगतिशील परिवर्तनों के साथ साथ बालक के बुद्धि का विकास भी होता जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे प्रकृति के नियम को समझना, व्याकरण के नियम को समझना, गणितीय नियम को समझना आदि के विकास पर निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग प्रारंभ से ही चर्चा कर रहे हैं कि जो बौद्धिक विकास है या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात की जा रही है वो किस पर डिपेंड करता है, कॉग्निटिव प्रोसेस के डेवलपमेंट पर या संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास पर आश्रित है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास जैसे जैसे होगा, बालक के बुद्धि का विकास या बौद्धिक विकास वैसे ही होगा। जैसे जैसे बालक प्रकृति के नियम को समझता जाता है, उसका बुद्धि का विकास होता जाता है। जैसे जैसे वो व्याकरण के नियम को समझता जाता है, उसके बुद्धि का विकास होता जाता है। जैसे जैसे वह गणितीय नियम को समझता जाता है, या इसी प्रकार की जो कॉग्निटिव प्रोसेस हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, उनको जैसे जैसे ही वह समझने लगता है, समझता जाता है, उसके बारे में उसके कंसेप्ट्स क्लियर होने लगते हैं, उससे संबंधित समस्याओं का समाधान जैसे जैसे ही बालक करने लगता है, वैसे वैसे ही बालक के बुद्धि का विकास भी आगे होता रहता है। अर्थात बालक के बौद्धिक विकास भी होता जाता है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग यह स्पष्ट कर सकते हैं कि जो बालक के बुद्धि का विकास है वह संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास पर निर्भर है। जैसे जैसे कॉग्निटिव प्रोसेस या संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास होता जाता है, बालक के बुद्धि का भी विकास होता रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि या कॉग्निटिव फंक्शनिंग की दो मुख्य विशेषताएं होती हैं। द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज एडाप्टेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये ऑर्गेनाइजेशन है संगठन, और एडाप्टेशन जो है यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको भी आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी ऑर्गेनाइजेशन और एडाप्टेशन या अनुकूलन से संबंधित प्रश्न जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
अक्सर पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन, एडाप्टेशन या अनुकूलन क्या है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों ऑर्गेनाइजेशन की या संगठन की। तो ऑर्गेनाइजेशन या संगठन से तात्पर्य प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न, जिन्हें बौद्धिक संरचनाएं या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, में व्यवस्थित करने से होता है। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं संगठन की या ऑर्गेनाइजेशन की। और ऑर्गेनाइजेशन में कहा जा रहा है कि जो परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव इंफॉर्मेशंस होते हैं, अर्थात जो प्रत्यक्षीकृत और बौद्धिक सूचनाएं होती हैं, परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव इंफॉर्मेशंस होते हैं, उनको एक सार्थक पैटर्न, जिन्हें बौद्धिक संरचनाएं या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, में व्यवस्थित करने से होता है। तो ध्यान दीजिए, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, चाहे कॉग्निटिव इंफॉर्मेशंस हो, परसेप्चुअल इंफॉर्मेशंस हो, उनको एक सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना, जिन्हें हम लोग बौद्धिक संरचना कर रहे हैं। तो सार्थक पैटर्न या बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को ऑर्गेनाइजेशन या संगठन कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग आसानी से यह स्पष्ट कर सकते हैं कि संगठन या ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशंस आते हैं, चाहे वो बौद्धिक सूचनाएं हो, प्रत्यक्षीकृत सूचनाएं हो, परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव इंफॉर्मेशंस हो, उनको बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को ऑर्गेनाइजेशन या संगठन कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है, जो वातावरण के साथ समायोजन करने में उसके ज्ञान तथा कार्यों को संगठित करती है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अर्थात हर इंडिविजुअल अपने आप में डिफरेंट होता है। जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उसी व्यक्तिगत विभिन्नता के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं की बौद्धिक संरचनाएं होती हैं, बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है, और जो उसके वातावरण के साथ समायोजन करने में उसका जो है मदद करता है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, हर व्यक्ति जो है, हर इंडिविजुअल जो है, अपनी स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है, अपने स्वयं की इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, और उसी बौद्धिक संरचनाओं के जिसका वह निर्माण करता है, उसी के परिणाम स्वरूप या उसी की सहायता से वह अपने वातावरण के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करता है, समायोजन करता है। तो जो बौद्धिक संरचनाएं होती हैं प्रिय विद्यार्थियों, यही बौद्धिक संरचनाएं जिसका प्रत्येक व्यक्ति निर्माण करता है, वही बौद्धिक संरचनाएं व्यक्ति की उसका समायोजन करने में, उसके ज्ञान तथा कार्यों को संगठित करने में उसकी मदद करती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है, जो वातावरण के साथ समायोजन करने में उसके ज्ञान तथा कार्यों को संगठित करती हैं। प्यारे भाई और बहनों, व्यक्ति मिलने वाले नवीन सूचनाओं को इन पूर्व निर्मित बौद्धिक संरचनाओं में संगठित करने का प्रयास करता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हम लोगों ने पूर्व में भी पढ़ा कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशंस है, जो नवीन सूचनाएं हैं या इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशंस है, परसेप्चुअल इंफॉर्मेशंस हैं, उन नवीन सूचनाओं को जो हमारी पूर्व निर्मित बौद्धिक संरचनाएं हैं, उसी में संगठित करने का प्रयास व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोगों ने संगठन भी कहा कि बौद्धिक संरचनाओं के अनुसार नवीन सूचनाओं को व्यवस्थित करने की क्रिया क्या होती है? संगठन की क्रिया होती है, ऑर्गेनाइजेशन की क्रिया होती है। और प्रत्येक व्यक्ति मिलने वाली सूचनाओं को इन पूर्व निर्मित बौद्धिक संरचनाओं में संगठित करने का प्रयास करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रहा ऑर्गेनाइजेशन, यह तो रहा संगठन, जिसमें जो है जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती हैं, जो भी नई सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं को जो व्यक्ति के अंदर बौद्धिक संरचनाएं होती हैं, जिसका वह निर्माण किया होता है, उसके अनुसार उस सूचनाओं को व्यवस्थित करता है, और इसे ही संगठन या ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, परंतु कभी कभी वह इस कार्य में सफल नहीं हो पाता, अर्थात जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया है, जो संगठन की प्रक्रिया है, वह सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो पाती है। तब वह व्यक्ति क्या करता है? एडाप्टेशन करता है या अनुकूलन करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जब ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का कार्य नहीं हो पाता, तब क्या होता है? एडाप्टेशन या अनुकूलन का कार्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। प्यारे भाई बहनों, पियाजे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रक्रमणित
करने वाले प्राणी के रूप में स्वीकार किया है। ध्यान दीजिए, पियाजे साहब ने जो व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग से इंसान है, उसको एक्टिव एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बीइंग अर्थात क्रियाशील तथा सूचना प्रक्रमणित करने वाले प्राणी के रूप में स्वीकार किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से पियाजे जी के अनुसार जो इंसान है, जो मानव है, जो व्यक्ति है, वह क्या है? एक्टिव एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बीइंग है, एक क्रियाशील तथा सूचना प्रक्रमणित करने वाला प्राणी है। और उनके अनुसार व्यक्ति एकत्रित बौद्धिक सूचनाओं का वर्गीकरण करता है, जिससे वह अपने बाह्य जगत की परिस्थितियों के अनुरूप सहज व स्वाभाविक ढंग से उचित व्यवहार कर सके। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, देखिए उन्होंने क्या कहा पियाजे साहब ने कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति एकत्रित बौद्धिक सूचनाओं का क्लासिफिकेशन करता है, वर्गीकरण करता है, और उन बौद्धिक सूचनाओं के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के अनुसार ही वह क्या करता है? बाह्य जगत से अपनी परिस्थितियों के अनुरूप उसमें जो है एडजस्टमेंट करता है, उसमें अनुकूलन करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पियाजे जी ने कहा कि व्यक्ति एकत्रित बौद्धिक सूचनाओं का वर्गीकरण करता है, जिससे वह अपने बाह्य जगत अर्थात जो उसका एनवायरनमेंट है, जो उसका एटमॉस्फेयर है, उस अपने बाह्य जगत की परिस्थितियों के अनुरूप सहज व स्वाभाविक ढंग से उचित व्यवहार कर सके, अर्थात उस बाह्य जगत की परिस्थितियों के साथ वह एडाप्टेशन कर सके, अनुकूलन कर सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो एडाप्टेशन है या अनुकूलन है, अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। तो ध्यान दीजिए, एडाप्टेशन या अनुकूलन क्या है प्रिय विद्यार्थियों? एडाप्टेशन या अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान और जो भी नवीन अनुभव होते हैं, उन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम या बैलेंस स्थापित करने का, उन दोनों के बीच मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। और यह जो प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन करने का प्रयास करता है, इस प्रक्रिया को एडाप्टेशन या अनुकूलन का नाम दिया जाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, जो अनुकूलन की प्रक्रिया है, यह अनुकूलन की प्रक्रिया भी दो प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न होती हैं। अनुकूलन या एडाप्टेशन के अंतर्गत दो प्रक्रियाएं होती हैं। वो कौन कौन से प्रिय विद्यार्थियों? द फर्स्ट वन इज एसिमिलेशन या आत्मसात्करण। तो पहला है प्रिय विद्यार्थियों एसिमिलेशन या आत्मसात्करण, और दूसरा है एकोमोडेशन या समाविष्टीकरण। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब फिर ध्यान दीजिएगा कि जो यह एसिमिलेशन और एकोमोडेशन है, इस एसिमिलेशन और एकोमोडेशन से रिलेटेड बहुत प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उसमें एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एडाप्टेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम सभी लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे आत्मसात्करण या एसिमिलेशन की। तो प्रिय विद्यार्थियों, एसिमिलेशन या आत्मसात्करण की यदि हम लोग बात करते हैं, तो पियाजे के अनुसार बालक प्रारंभ से ही अपने कार्यों एवं अनुभव के द्वारा नवीन तथ्यों को ग्रहण एवं व्यवस्थित करता है, जिसको आत्मसात्करण कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, एसिमिलेशन या आत्मसात्करण क्या है? बालक प्रारंभ से ही अपने कार्यों एवं अनुभव के द्वारा नवीन तथ्यों को ग्रहण एवं व्यवस्थित करता है, जिसको आत्मसात्करण या एसिमिलेशन कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एसिमिलेशन क्या है? जो भी नवीन तथ्य हैं, नवीन फैक्ट्स हैं, न्यू फैक्ट्स हैं, सूचनाएं हैं, उनको ग्रहण करना और उनको व्यवस्थित करना। तो नई सूचना और नवीन तथ्यों को ग्रहण करना और उनको व्यवस्थित करने की जो क्रिया होती है प्रिय विद्यार्थियों, उस क्रिया को हम सभी लोग एसिमिलेशन या आत्मसात्करण कहते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से आत्मसात्करण क्या है? बालक के द्वारा प्रारंभ से ही अपने कार्यों एवं अनुभव के द्वारा नवीन तथ्यों को ग्रहण करने एवं उसको व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको एसिमिलेशन कहा जाता है। इसे सीखने एवं अभिवृद्धि की आधारभूत प्रक्रिया माना जाता है, जो कि आजीवन चलती रहती है। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि जो एसिमिलेशन या आत्मसात्करण की प्रक्रिया है, वह क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है, लर्निंग की प्रक्रिया है, और साथ ही साथ ग्रोथ के साथ, अभिवृद्धि के साथ, यह अभिवृद्धि या ग्रोथ की एक आधारभूत प्रक्रिया है, जो कि आजीवन चलती रहती है। तो इस प्रकार से जो एसिमिलेशन या आत्मसात्करण की प्रक्रिया है, वह क्या है? आजीवन
आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से एसिमिलेशन या आत्मसात्करण जो है एक सीखने की प्रक्रिया है या अवृत्त की आधारभूत प्रक्रिया इसको माना जाता है, जो कि आजीवन चलती रहती है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आत्मसात्करण से तात्पर्य नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से है। जैसा कि हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में चर्चा किया था, तो लगभग वही बातें यहाँ पर भी आ रही हैं कि जो आत्मसात्करण है प्रिय विद्यार्थियों, आत्मसात्करण में जो नवीन अनुभव एवं पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाएं हैं, तो नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को हम सभी लोग आत्मसात्करण कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आत्मसात्करण से तात्पर्य नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से होता है। एसिमिलेशन या आत्मसात्करण की सहयोगी प्रक्रिया है जिसका नाम है समंजन या समाविष्टीकरण। तो आत्मसात्करण की सहयोगी प्रक्रिया समंजन या समाविष्टीकरण के द्वारा परिमार्जित किया जाता है, अर्थात जो आत्मसात्करण की प्रक्रिया है, एसिमिलेशन की प्रक्रिया है, इसमें परिमार्जन एकोमोडेशन की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग देखेंगे कि एकोमोडेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एसिमिलेशन क्या होता है, आत्मसात्करण क्या होता है, और अब हम लोग चर्चा करेंगे कि एकोमोडेशन या जिसको हम लोग समंजन कह रहे हैं, समाविष्टीकरण कह रहे हैं, वह क्या होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सेकंड स्टेप है एडाप्टेशन का, जो दूसरी प्रक्रिया है अनुकूलन की, वह है एकोमोडेशन या समंजन या समाविष्टीकरण। समंजन या समाविष्टीकरण से तात्पर्य नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने, विस्तार करने या परिवर्तन करने से है। अब ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो हम लोग बात कर रहे थे एसिमिलेशन में कि जो नवीन तथ्य हैं उसको जो है पूर्ववर्ती जो बौद्धिक संरचनाएं हैं उसके अनुसार व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या थी, एसिमिलेशन थी। परंतु उसके जस्ट अपोजिट जो समंजन या समाविष्टीकरण है, इसमें नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने, विस्तार करने या परिवर्तन करने से है। तो फिर विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, जहां पर एसिमिलेशन में हम सभी लोग जो भी नवीन अनुभव सूचनाएं होती थी उसको व्यवस्थित करते थे पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं के अनुसार, वहां पर जो एकोमोडेशन की बात आती है, समंजन या समाविष्टीकरण की बात आती है, तो यहाँ पर जो है बौद्धिक संरचनाओं में या इंटेलेक्चुअल जो स्ट्रक्चर्स है उसमें सुधार किया जाता है, उसमें नवीन अनुभवों के अनुसार सुधार किया जाता है, उसमें विस्तार किया जाता है, उसमें परिवर्तन किया जाता है। तो फिर विद्यार्थियों, यह विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं को परिवर्तित करने की प्रक्रिया है जिससे नवीन अनुभवों तथा ज्ञान को उचित ढंग से व्यवस्थित किया जा सके। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो समंजन की प्रक्रिया है, समाविष्टीकरण की प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत बौद्धिक संरचनाओं को परिवर्तित किया जाता है। तो बौद्धिक संरचनाओं को परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या है, समाविष्टीकरण या एकोमोडेशन है। और बौद्धिक संरचनाओं में इसलिए परिवर्तन किया जाता है जिससे कि जो हमारे नवीन अनुभव हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन हैं, न्यू एक्सपीरियंस हैं, उसको उचित ढंग से बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित किया जा सके, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया जा सके, ऑर्गेनाइज किया जा सके। इसके लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए बौद्धिक संरचनाओं में परिवर्तन किया जाता है, सुधार किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से दो चीज क्लियर हुआ कि जो एसिमिलेशन है वहां पे बौद्धिक संरचनाओं के अनुसार नवीन सूचनाओं को व्यवस्थित किया जाता है, जबकि जो समंजन या समाविष्टीकरण है इसमें बौद्धिक संरचनाओं में परिवर्तन किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आत्मसात्करण या एसिमिलेशन की प्रक्रिया बालक के अनुभूत क्षेत्र में निरंतर वृद्धि करती है और उसी समय उसकी जो समंजन या समाविष्टीकरण की प्रक्रिया है उसका संसार में सफल अनुकूलन स्थापित करने में सहायता देती है। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि जो एसिमिलेशन या आत्मसात्करण की प्रक्रिया है वह बालक के अनुभूत क्षेत्र में, उसके एरिया में निरंतर वृद्धि करती रहती है, और जो समंजन या समाविष्टीकरण की प्रक्रिया है वह जो है बालक को संसार में सफल अनुकूलन स्थापित करने में सहायता करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से अनुकूलन में, एडाप्टेशन में जो है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा अनुकूलन या एडाप्टेशन की प्रक्रिया व्यक्ति के द्वारा की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब चलिए हम लोग
जो पियाजे का सिद्धांत है उसके प्रमुख बिंदु पर पहुंचते हैं, उसके प्रमुख बिंदु पर चलते हैं। जो पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास होता है वह 4 अवस्थाओं में होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो 4 अवस्थाएं हैं, प्रमुख अवस्थाएं हैं पियाजे के सिद्धांत की, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी आपका प्रिय विद्यार्थियों कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें पियाजे के सिद्धांत से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, और प्रश्न पूछने का एक एरिया ये चारों जो अवस्थाएं हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो 4 स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो सबसे पहले जो फर्स्ट अवस्था है उसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज या ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। तो प्रिय विद्यार्थियों, द फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर स्टेज या ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। इसके बाद आता है सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज या प्राक प्रचलनात्मक अवस्था। तीसरा है प्रिय विद्यार्थियों कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था। और चौथा है जो लास्ट है प्रिय विद्यार्थियों, जिसका नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि जो सेंसरी मोटर स्टेज जो सबसे पहली अवस्था है, प्रथम अवस्था है, इसके कंप्लीट होने के बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज या प्राक प्रश्नात्मक अवस्था आती है। इसके उपरांत कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आते हैं, और इसके उपरांत फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक प्रश्नात्मक अवस्था आती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आप सभी लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के चैप्टर को पढ़ा होगा तो उसमें इन चारों अवस्थाओं के बारे में बड़े ही डिटेल से अध्ययन किया होगा प्रिय विद्यार्थियों। परंतु हम सभी लोग आज की क्लास में, इस कक्षा में इन चारों अवस्थाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है जल्दी से चर्चा कर लेंगे। प्रत्येक अवस्था की जो प्रमुख बिंदु है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों हम लोग चर्चा करेंगे जो पहली अवस्था है, जिसका नाम है ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, या इसी को हम सभी लोग संवेदनात्मक गामक अवस्था भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में प्रिय विद्यार्थियों सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो पियाजे का सिद्धांत है, पियाजे के बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जो पहली अवस्था है वह है संवेदनात्मक गामक अवस्था या ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो स्टेज है, यह जो अवस्था है, यह जन्म से 2 वर्ष तक की आयु तक चलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, जो ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था या इसी का दूसरा नाम है संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था या संवेदनात्मक गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास की पहली अवस्था है। तो पहली अवस्था या फर्स्ट स्टेज क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज है। और यहाँ पे प्रश्न एक बनता है जो प्रिय विद्यार्थियों है कि इसकी अवस्था क्या है? तो जन्म से 2 वर्ष तक की आयु तक जो है संवेदनात्मक गामक अवस्था चलती रहती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की आयु तक, जन्म से लेकर के 2 वर्ष अर्थात फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की आयु की जो अवस्था होती है उस अवस्था में ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था या संवेदनात्मक गामक अवस्था उसको हम लोग कहते हैं। इस अवस्था के दौरान प्रिय विद्यार्थियों शिशु में देखने, सुनने, चूसने, पकड़ने जैसी सहज क्रियाएं को प्रभावी एवं संगठित बनाकर स्वयं को एक गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक सक्रिय प्राणी के रूप में विकसित करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोग बात करते हैं संवेदनात्मक गामक अवस्था की, तो सेंसरी मोटर स्टेज में प्रिय विद्यार्थियों जो रिफ्लेक्सिव एक्शन होता है, जैसे जो शिशु होता है, जो छोटा बालक बच्चा है, शिशु है, उसमें देखने की क्रिया, सुनने की क्रिया, चूसने की क्रिया, किसी चीज़ को पकड़ लेने जैसी जो सहज क्रियाएं, रिफ्लेक्टिव जो एक्शंस होते हैं वे एक्शंस होती हैं, उसको प्रभावी संगठित बनाकर स्वयं को क्या करता है, वह एक गतिशील या मोबाइल, अर्धभाषी या सेमी वर्बल, अर्थात अर्धभाषी से क्या है विद्यार्थियों की उसकी भाषा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे वह अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करता है। साथ ही साथ वह सामाजिक रूप से सक्रिय या सोशली एडाप्टेड प्राणी के रूप में विकसित करने का प्रयास स्वयं को करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो पहली अवस्था है संवेदनात्मक गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज, इसके अंतर्गत जो शिशु होता है, जो बालक होता है, वह देखने, सुनने, चूसने, पकड़ने जैसी सहज रिफ्लेक्टिव एक्शन या रिफ्लेक्सिव एक्शन को प्रभावी एवं संगठित बनाकर स्वयं को एक मोबाइल अर्थात गतिशील, सेमी वर्बल अर्थात अर्धभाषी तथा सोशली एडॉप्टेड या सामाजिक रूप से सक्रिय प्राणी के रूप में विकसित करता है। प्रिय विद्यार्थियों,
इस अवस्था में बालक अपने व्यवहारों या क्रियाओं तथा उसके परिणामों के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। अर्थात जो सेंसरी मोटर स्टेज है प्रिय विद्यार्थियों, सेंसरी मोटर स्टेज में जो शिशु होता है, जो बालक होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वह अपने बिहेवियर के द्वारा, व्यवहारों के द्वारा और अपने एक्शंस के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा और उसके परिणामों, उसके रिजल्ट के द्वारा जो है उसमें मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। अर्थात बालक अपने व्यवहारों, क्रियाओं तथा उसके परिणामों के मध्य एक रिलेशनशिप, एक संबंध स्थापित करने का प्रयास सेंसरी मोटर स्टेज या संबंधात्मक गामक अवस्था के दौरान करता है। इस अवस्था में बच्चा अपने आप को वातावरण की वस्तुओं से अलग करने की क्षमता का विकास कर लेता है। अर्थात जो नेचर है उसका, जो वातावरण है, उन वातावरण की वस्तुओं से वह अलग करने की क्षमता का विकास इस अवस्था के दौरान अर्थात सेंसरी मोटर स्टेज या संबंधात्मक गामक अवस्था के दौरान करता है। प्यारे भाई बहनों, यह तो शॉर्ट में हम लोगों ने संवेदनात्मक गामक अवस्था के बारे में चर्चा किया। अब जो सेकंड स्टेज है, उसका सेकंड स्टेज का नाम है प्राक प्रचलनात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम सभी लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहली अवस्था जो रही वो सेंसरी मोटर स्टेज रही या संवेदनात्मक गामक अवस्था रही, जिसकी आयु जो है वह क्या है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बाद दूसरी अवस्था आती है जिसका नाम है प्राक प्रचलनात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और यह स्टेज जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, वह 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की आयु तक होती है। तो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की आयु जो होती है प्रिय विद्यार्थियों, उस आयु के दौरान जो अवस्था होती है उसको हम सभी लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अब याद करते हैं प्रिय विद्यार्थियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। तो इस अवस्था को पियाजे साहब ने 2 भागों में विभक्त किया है। 2 भागों में इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज को विभाजित किया। जो पहली अवस्था है वह है प्री कंसेप्चुअल स्टेज या पूर्व प्रत्यात्मक काल। तो प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व प्रत्यात्मक काल या प्री कंसेप्चुअल स्टेज जो है वह पहली अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज की। यह अवस्था प्रिय विद्यार्थियों 2 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष तक की आयु तक होती है। अर्थात जो पूर्व प्रत्यात्मक काल है, इसकी जो अवस्था है वह 2 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष तक की आयु तक होती है। और इसी तरह प्रिय विद्यार्थियों जो सेकंड अवस्था है उसका नाम है इंट्यूटिव स्टेज या आंत प्रज्ञ काल। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो आंत प्रज्ञ काल होती है, जो इसकी अवस्था होती है, इसकी अवस्था होती है 4 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। तो प्रिय विद्यार्थियों 4 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की आयु जो होती है वह इंट्यूटिव स्टेज या आंत प्रज्ञ काल होती है। और 2 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष तक की जो आयु होती है वह प्री कंसेप्चुअल स्टेज होती है। और इन दोनों अवस्थाओं को यदि मिला दिया जाए तो जो अवस्था बनती है उसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में शिशु जो होता है, जो बालक होता है, वह खोज अर्थात एक्सप्लोरेशन, वह सामाजिकता के माध्यम से भाषा विकास, आंतप्रज्ञ चिंतन, विलोमी विचार प्रक्रिया तथा तार्किक गूढ़ता को अर्जित कर लेता है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है या प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें बालक के अंदर कौन कौन सी क्षमता का विकास होता है। तो उसके अंदर एक्सप्लोरेशन या खोज करने की जो क्षमता होती है प्रिय विद्यार्थियों उसका विकास हो जाता है। सामाजिकता के माध्यम से लैंग्वेज डेवलपमेंट या भाषा विकास का विकास होता है। आंतप्रज्ञ चिंतन या इंट्यूटिव थिंकिंग का विकास होता है। विलोमी विचार प्रक्रिया दैट इज इरिवर्सिबल थॉट प्रोसेस का विचार होता है। तार्किक गुणवत्ता या लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन को वह अर्जित कर लेता है। प्रिय विद्यार्थी, ये जितनी भी विशेषताएं हैं इन सभी विशेषताओं के बारे में आप सभी लोगों ने जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर इसके बारे में डिटेल में देखा होगा कि इरिवर्सिबल थॉट प्रोसेस क्या है, इंट्यूटिव थिंकिंग क्या है, या लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन या तार्किक गुणवत्ता किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक भिन्न भिन्न प्रकार के संकेत, प्रतिमाएं, शब्द तथा उसके अर्थों को सीखता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के दौरान बालक जो है वो सिंबल्स या संकेतों को सीखता है, इमेजेस या प्रतिमाओं को सीखता है, शब्द या वर्ड्स तथा उसके अर्थों को सीखता है। अर्थात इस अवस्था के दौरान जो 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था होती है, इस अवस्था के दौरान बालक भिन्न भिन्न प्रकार के जो सिंबल्स हैं, जो इमेजेस हैं, जो वर्ड्स हैं, उसके अर्थों, उसके मीनिंग को सीखता
रहता है, उसको सीखता है, उसके बारे में वो जानकारी उपलब्ध करता है। इस अवधि में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास मूलतः अनुकरण तथा खेल द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बालकों की संज्ञानात्मक क्रियाओं का विकास होता है वह अनुकरण अर्थात इमिटेशन के द्वारा होता है। इमिटेशन अर्थात वह अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का, परिवार के सदस्यों का, दोस्तों का, मित्रों का अनुकरण करता है, इमिटेशंस करता है। या फिर यदि वह किसी को देख रहा है, किसी को रोल मॉडल मानने लगा है, टीवी में भी जो आजकल के बच्चे जो है टेलीविज़न बहुत देखते हैं, तो टेलीविज़न में जो भी वह कार्टून देख रहा है, जो भी प्रोग्राम देख रहा होता है, उसमें जो हीरो होता है उसका वह इमिटेशन करता है, अनुकरण करता है, जिसको आप सभी लोग जो है अनुभव कर सकते हैं। और साथ ही साथ खेल कूद के द्वारा, प्ले के द्वारा भी बालक के संज्ञानात्मक क्रियाओं का विकास होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवधि में संज्ञानात्मक क्रियाओं का विकास मूलतः अनुकरण तथा खेल के द्वारा होता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो आती है वह है थर्ड स्टेज, जो तीसरी अवस्था है प्रिय विद्यार्थियों, उसका नाम है मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था या मूर्त संक्रिया अवस्था, जिसको हम सभी लोग इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष की जो अवस्था होती है वह प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। और उसके उपरांत प्रिय विद्यार्थी जो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की आयु होती है वह आयु जो है मूर्त संक्रिया अवस्था होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की आयु जो होती है उस अवस्था में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उस अवस्था का नाम मूर्त संक्रिया अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है प्रिय विद्यार्थियों। और यह प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मूर्त संक्रिया अवस्था की उम्र कौन सी है, आयु कौन सी है, अवस्था कौन सी है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग मूर्त संक्रिया अवस्था की बात करते हैं तो इस अवस्था में बच्चों में तार्किक चिंतन तथा उनके विचारों में क्रमबद्धता तथा जटिलता आदि में वृद्धि होने लगती है। तो ध्यान दीजिएगा कि बालकों में लॉजिकल थिंकिंग या तार्किक चिंतन और उनके विचारों में सीक्वेंसिंग या क्रमबद्धता तथा कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता आदि में वृद्धि होने लगती है। अर्थात जो उनके विचार हैं, जो उनके प्रक्रियाएं हैं या बच्चों के जो आइडियाज होते हैं उसमें सीक्वेंसिंग होने लगती है, कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता आने लगती है। वे लॉजिकल थिंकिंग या तार्किक चिंतन जैसी क्रियाएं करना प्रारंभ कर देते हैं। मूर्त संक्रिया अवस्था में तार्किक चिंतन के आधार पर विचारों की विलोमिता, संरक्षण तथा क्रमबद्धता एवं अंशपूर्ण संप्रत्यय जैसी गुणात्मक मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जो मूर्त संक्रिया अवस्था है या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इस स्टेज में विचारों की विलोमीयता अर्थात रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, जो थॉट्स है, जो विचार है, उसमें क्या रिवर्सिबिलिटी है प्रिय विद्यार्थियों, इससे रिलेटेड जो है चिंतन या विचार बालकों में विकसित होने लगते हैं। जो कंजर्वेशन या जिसको हम लोग संरक्षण कहते हैं, संरक्षण और साथ साथ क्रमबद्धता और अंशपूर्ण संप्रत्यय, दैट इज सीरियल या ऑर्डरिंग या पार्ट एंड होल कंसेप्ट्स जो होता है, इन सब के बारे में बालकों के अंदर मानसिक योग्यताओं या मानसिक क्षमताओं का विकास होने लगता है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, जो मूर्त संक्रिया अवस्था होती है, मूर्त संक्रिया अवस्था के दौरान बालक के अंदर क्वालिटेटिव मेंटल एबिलिटीज या क्वालिटेटिव मानसिक योग्यताएं, मानसिक क्षमताओं का विकास होने लगता है, जैसे विचारों की विलोमिता, दैट इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, कंजर्वेशन या संरक्षण, सीरियल, ऑर्डरिंग एंड पार्ट होल कंसेप्ट, दैट इज क्रमबद्धता तथा अंशपूर्ण संप्रत्यय से संबंधित कंसेप्ट्स जो होते हैं, जो गुणात्मक मानसिक योग्यताएं होती हैं, उनका विकास बालकों में इस अवस्था में होने लगता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी जो अंतिम अवस्था है, जिसको हम लोग चौथी अवस्था कहेंगे, जिसका नाम है प्रिय विद्यार्थियों औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था या इसी को हम लोग औपचारिक संक्रिया अवस्था भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशंस स्टेज कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि जो तीसरी अवस्था थी जिसका नाम था मूर्त संक्रिया अवस्था, यह जो है
7 से लेकर के 11 वर्ष तक की आयु तक चलती है। और उसके बाद आता है चौथी अवस्था जिसका नाम है औपचारिक संक्रिया अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है यह जो है 12 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की आयु तक जो है बालकों में चलती है। अर्थात जो औपचारिक संक्रिया अवस्था की उम्र है वो क्या है, 12 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की आयु तक। यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। इस अवस्था में बच्चों में अमूर्त चिंतन, अपसारी चिंतन आदि गुण सही अर्थों में विकसित होने लगता है। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जब बालक जो है 12 से 15 वर्ष तक की आयु में पहुंच जाता है तो इस आयु में बच्चों के अंदर अमूर्त चिंतन करने की योग्यता या अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की योग्यता विकसित होने लगती है। उसके अंदर अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग जैसी जो है गुणात्मक जो योग्यताएं होती हैं उसमें विकास होने लगता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से अपसारी चिंतन जिसके बारे में डाइवर्जेंट थिंकिंग या जिसको हम लोग क्रिएटिविटी भी कहते हैं, सृजनात्मकता भी कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसको कि अक्सर हम लोग जो है गणितीय योग्यता होती है उससे जोड़ते हैं। तो अमूर्त चिंतन, अपसारी चिंतन, सृजनात्मकता या फिर हम लोग क्रिएटिविटी कह सकते हैं, मैथमेटिकल या रीजनिंग एबिलिटी जो होती है, इन सभी जो क्वालिटेटिव एबिलिटीज होती हैं, जो गुणात्मक योग्यताएं होती हैं, उसमें जो है बालकों का विकास इस अवस्था में होता है। प्रिय विद्यार्थियों, औपचारिक संक्रिया अवस्था में बालक तार्किक चिंतन के आधार पर लचीलेपन व दृढ़ता, जटिल चिंतन, परिकल्पना निर्माण व परीक्षण, अमूर्तीकरण, पृथक्करण व चयन आदि से संबंधित योग्यताओं का विकास कर लेता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, जो ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, इस फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के दौरान बालक के अंदर तार्किक चिंतन करने की योग्यता, लचीलेपन और दृढ़ता को पहचानने की योग्यता, जटिल चिंतन करने की योग्यता, परिकल्पना का निर्माण करने की योग्यता, परिकल्पना का परीक्षण करने अर्थात टेस्ट करने की योग्यता, अमूर्तीकरण करने की योग्यता, जिसको हम लोग पृथक्करण कहते हैं या क्लासिफिकेशन कहते हैं, उसकी योग्यता, सिलेक्शन करने की योग्यता, चयन करने जैसी जो भी क्वालिटेटिव एबिलिटीज होती हैं, जो पृथक्करण, चयन, अमूर्तीकरण, परिकल्पना निर्माण, परीक्षण, जटिल चिंतन, लचीलेपन और दृढ़ता या तार्किक चिंतन से रिलेटेड जो योग्यताएं होती हैं, एबिलिटीज होती हैं, उनका विकास इस अवस्था में बालकों में होने लगता है। प्रिय विद्यार्थियों, बालक अब सही अर्थों में सामान्य नियमों के अर्थ से अवगत होने लगता है। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यह जो अवस्था होती है जिसको हम लोग औपचारिक फॉर्मल स्टेज कह रहे हैं, इस अवस्था में बालक अब सही अर्थों में जो सामान्य नियमों के अर्थों से अवगत हो जाता है, वो सामान्य नियमों के अर्थों को समझने लगता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने बुद्ध के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है पियाजे का, इसकी जो 4 प्रमुख अवस्थाएं हैं, इन सभी 4 प्रमुख अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग इससे रिलेटेड जो है एक चित्र को देखेंगे, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है पियाजे का, बुद्ध का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इस पर आधारित एक फिगर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे प्रिय विद्यार्थियों। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोग चित्रों के माध्यम से अपने आंसर को देते हैं परीक्षाओं में, तब हमारा आंसर, हमारा उत्तर बहुत ही प्रभावशाली या इफेक्टिव हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहला जो स्टेज है वह है संवेदनात्मक गामक अवस्था या ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, जिसको हम सभी लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। और यह जो अवस्था है वो 0 से लेकर के या जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलता है। फिर जो इसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है वह है प्री ऑपरेशनल स्टेज या प्राक प्रश्नात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि प्रिय विद्यार्थियों 2 से लेकर के 7 वर्ष तक चलती है। और इसके उपरांत तीसरी अवस्था आती है जिसको हम लोगों ने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा या मूर्त प्रश्नात्मक अवस्था या मूर्त संक्रिया अवस्था कहा, जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की आयु तक चलती है। और अंत में प्रिय विद्यार्थियों जो चौथी अवस्था है उसका नाम है औपचारिक प्रश्नात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रिया अवस्था, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की आयु तक चलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रहा इससे रिलेटेड चित्र। पहला क्या है, इस चित्र में दिखाया गया है, पहली अवस्था जो है संवेदनात्मक गामक अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आप इस चित्र को बनाइएगा अपने एग्जाम में, तो आपका जो आंसर होगा बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा, बहुत ही प्रभावशाली हो जाएगा। और साथ साथ आपको एक्सप्लेन करने में, आपको समझने में भी यह चित्र बहुत ही मददगार
होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम सभी लोग इस सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, उसकी जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। तो पियाजे के बुद्धि के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, उसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो जो पहली विशेषता है वह यह है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास को बौद्धिक विकास की संज्ञा दी है। तो सबसे पहली बात कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते थे हम लोग, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव प्रोसेस का जो विकास है, उसी कॉग्निटिव प्रोसेस के डेवलपमेंट को उन्होंने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या बौद्धिक विकास की संज्ञा दी है। तो यह तो रही पहली विशेषता। प्रिय विद्यार्थियों, जो दूसरी विशेषता है वह यह है कि पियाजे ने वस्तुतः बुद्धि को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होने वाली संज्ञानात्मक संक्रियाओं में आने वाले परिवर्तनों के रूप में परिभाषित किया। अर्थात पियाजे साहब ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ब्रॉड में, बहुत ही विस्तृत रूप से बुद्धि के भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, जिसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इन सभी अवस्थाओं में कौन कौन से, किन किन संक्रियाओं में या संज्ञानात्मक संक्रियाओं में परिवर्तन आता है, क्या क्या विकास होता है, इसके बारे में, इन परिवर्तनों के रूप में उन्होंने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को परिभाषित करने का प्रयास किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से दूसरी विशेषता हो गई कि पियाजे ने वस्तुतः बुद्धि को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होने वाली संज्ञानात्मक संक्रियाओं में आने वाले परिवर्तनों के रूप में परिभाषित किया है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत की जो तीसरी विशेषता है, पियाजे ने बौद्धिक योग्यता के विकास की व्याख्या में वृद्धि के कार्यों पर अधिक बल दिया है तथा बुद्धि को एक गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया है। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जो डेवलपमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसी तरह से पियाजे साहब ने जो बौद्धिक योग्यताओं का विकास है, उसकी व्याख्या में वृद्धि के कार्यों पर अधिक बल दिया है। अर्थात विकास पे, वृद्धि पे अधिक बल दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने इंटेलिजेंस को, बुद्धि को एक डायनेमिक प्रोसेस माना है, एक गत्यात्मक प्रक्रिया माना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो तीसरी विशेषता रही, तीसरी विशेषता के अंतर्गत पियाजे ने बौद्धिक योग्यता के विकास की व्याख्या में वृद्धि के कार्यों पर अधिक बल दिया तथा बुद्धि को एक गत्यात्मक प्रक्रिया या डायनेमिक प्रोसेस के रूप में प्रस्तुत किया है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौथी विशेषता यह देखी जाए तो पियाजे के अनुसार बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान होता है। अर्थात उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति, जो व्यक्ति जितना ही अधिक या जितना ही अच्छे ढंग से या जितना ही अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से व्यवहार करता है, वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। तो यह स्पष्ट है कि बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से कार्य करने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान कहलाता है या बुद्धिमान होता है। पांचवी विशेषता है प्रिय विद्यार्थियों की, पियाजे के अनुसार बच्चों की बौद्धिक योग्यताओं का विकास मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं में होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। जो पियाजे साहब ने कहा कि जो बौद्धिक योग्यताओं का विकास होता है, यह मुख्य रूप से 4 स्टेज या 4 स्टेज में होता है, जो है संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था और औपचारिक संक्रिया अवस्था। और प्रिय विद्यार्थियों, जो अगली विशेषता है इस सिद्धांत की वजह है कि व्यक्ति का जो व्यवहार उसे अनुकूलित सफलता या एडॉप्टिव सक्सेस प्रदान करता है, वही बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया कि जो व्यक्ति जितना ही अधिक अच्छे ढंग से, बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से व्यवहार करता है, वह उतना ही अधिक बुद्धिमान कहलाता है। तो उसी से रिलेटेड ये छठी विशेषता है कि जो व्यवहार व्यक्ति को अनुकूलित सफलता या एडॉप्टिव सक्सेस प्रदान करता है, वही बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार कहलाता है। अर्थात बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार क्या है? वह व्यवहार जो व्यक्ति को एडॉप्टिव सक्सेस या अनुकूलित सफलता प्रदान करे, उसी व्यवहार को हम सभी लोग बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार कहते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7वीं विशेषता है कि पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का नियंत्रण आत्मसातीकरण और समंजन या समाविष्टीकरण द्वारा होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। हम लोगों ने एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, 2 प्रक्रिया है एडाप्टेशन की, अनुकूलन की, उन अनुकूलन की दोनों प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर लिया है कि एसिमिलेशन क्या होता है, एडाप्टेशन क्या होता है। उसमें हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा किया था। तो पियाजे के अनुसार जो बौद्धिक विकास का नियंत्रण होता है, वह एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण और समंजन या एडाप्टेशन, एकोमोडेशन या समाविष्टीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह तो रही 7वीं विशेषता प्रिय विद्यार्थियों। 8वीं विशेषता है कि पियाजे के अनुसार बच्चों की बौद्धिक योग्यताओं का विकास उनके द्वारा अपनाई जाने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर है। तो ध्यान दीजिए कि बालक या व्यक्ति या बच्चा जो है
जिस भी संज्ञानात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करता है उसी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर या उसके द्वारा अपनाई जाने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर ही बालक का बौद्धिक विकास या बौद्धिक योग्यताओं का विकास निर्भर करता है। तो इस तरह से यह स्पष्ट है कि बच्चों की बौद्धिक योग्यताओं का विकास बच्चों के द्वारा अपनाई जाने वाली संज्ञानात्मक संक्रियाओं पर या संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। और प्रिय विद्यार्थियों, अंत में जो हम लोग अंत में विशेषता चर्चा करेंगे वह 9वीं विशेषता है कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में बुद्धि के कारकों या तत्वों के विवाद से बचकर बुद्धि के प्रगतिशील क्रियाकलापों पर जोर दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने जितने सिद्धांतों की चर्चा की वे सिद्धांत थे फैक्टोरियल थ्योरीज। और फैक्टोरियल थ्योरीज में हम सभी लोगों ने देखा कि सभी लोगों ने नंबर ऑफ फैक्टर्स या जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जो कारकों की संख्या, तत्वों की संख्या है, उस पर लोगों ने चर्चा किया। उस पर लोगों का विवाद रहा कि 2 कारक हैं, 3 कारक हैं, 4 कारक हैं, बहुकारक हैं, कितने कारक हैं, उस पर विवाद रहा। तो उस विवाद से हटते हुए पियाजे साहब ने बुद्धि के प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव क्रियाकलापों के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पियाजे जी का सिद्धांत है वह बुद्धि के प्रगतिशील क्रियाकलापों पर जोर देता है, प्रोग्रेसिव जो एक्टिविटीज है उस पर जोर देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने चर्चा किया कि जो बुद्धि का सिद्धांत है पियाजे साहब का, जिसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। चलिए दोस्तों, जहां पर विशेषताएं होती हैं, जहां पर मेरिट्स होता है, वहां पर उसकी कुछ डिमेरिट्स भी होती है। तो इस सिद्धांत की क्या डिमेरिट्स है उसको भी चर्चा कर लेते हैं। तो पियाजे के बुद्धि के सिद्धांत की कमियां या डिमेरिट्स ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग डिमेरिट्स की बात करें तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पियाजे का सिद्धांत सभी संस्कृतियों के बच्चों की संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने में असमर्थ है। तो ध्यान दीजिए, जो पहली कमी इनकी बताई गई वह क्या थी कि जो पियाजे जी का सिद्धांत है वो सभी संस्कृतियों के बच्चों के संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की व्याख्या करने में असमर्थ है। तो यह रही पहली कमी। अगली कमी है प्रिय विद्यार्थियों की पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास पर प्रशिक्षण का प्रभाव स्पष्ट नहीं है। अर्थात जो ट्रेनिंग का इफेक्ट है, जो शिक्षा का इफेक्ट है, जो प्रशिक्षण का प्रभाव सीखने पर या बुद्धि पर पड़ता है, तो इसके बारे में पियाजे साहब ने अपने सिद्धांत में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि शिक्षा का, सीखने का या ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का संज्ञानात्मक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण पियाजे के सिद्धांत में नहीं दिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से जो दूसरी कमी है वह यह है कि पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास पर प्रशिक्षण का प्रभाव स्पष्ट नहीं है। और तीसरी जो कमी प्रिय विद्यार्थियों वह यह है कि पियाजे का सिद्धांत वैज्ञानिक मानदंडों के अनुकूल नहीं है। इसमें बौद्धिक विकास के अनेक महत्वपूर्ण कारकों की उपेक्षा की गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो तीसरी कमी है उस कमी के अंतर्गत जो साइंटिफिक मानदंड हैं उन मानदंडों के हिसाब से या उन सभी मानदंडों के अनुकूल पियाजे का सिद्धांत नहीं है। उन्होंने कहा कि बौद्धिक विकास के जो अनेक महत्वपूर्ण कारक हैं, अनेक फैक्टर्स हैं, उन फैक्टरों की उपेक्षा पियाजे के सिद्धांत में की गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रही कुछ डिमेरिट्स, कुछ कमियां रही पियाजे के सिद्धांत की। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, कंक्लूजन के रूप में देखा जाए, निष्कर्ष के रूप में देखा जाए, तो पियाजे का जो सिद्धांत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया इंटेलिजेंस के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के बारे में पियाजे साहब ने बहुत कुछ स्पष्ट किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से अनेक दोषों के बावजूद पियाजे के बुद्धि के सिद्धांत का अपना महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात की जाए, शैक्षिक मनोविज्ञान की बात की जाती है, तो वहां पर पियाजे का जो सिद्धांत है उसका बहुत ही अधिक महत्व है। चाहे शिक्षक की दृष्टि से, बालक की दृष्टि से या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनकी दृष्टि से देखा जाए तो पियाजे के सिद्धांत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी संबंध में बैरन एंड कुक ने कहा है कि मेनी रेप्लिकेंट स्टडीज यूजिंग मेथड्स रिगरस दैट पियाजेस हैव जनरली कंफर्म्ड द पैटर्न्स डिस्क्राइब्ड बाय पियाजे। प्रिय विद्यार्थियों, अकॉर्डिंग टू बैरन एंड कुक, मेनी रेप्लिकेंट स्टडीज अर्थात ढेर सारे स्टडीज जो हुए हैं यूजिंग मेथड्स रिगरस दैट पियाजे की जो विधि है उससे भी
तगड़ी विधि या उससे भी जो है क्लिष्ट विधि का प्रयोग करके जो ढेर सारे अध्ययन किए गए हैं, हैव जनरली कन्फर्म द पैटर्न्स डिस्क्राइब्ड बाय पियाजे। उन सभी अध्ययनों के द्वारा जो पियाजे के द्वारा बातें कही गई हैं, विचार कहे गए हैं, उन्हीं को कन्फर्म किया गया है, उन्हीं को समर्थन दिया गया है। विद्यार्थी, हिंदी में देखा जाए तो बैरन एंड कुक ने कहा कि अनेक प्रतिकृत अध्ययनों में जिसमें पियाजे की कार्यविधि से अधिक कठोर विधा का उपयोग किया गया है, पियाजे द्वारा प्रस्तावित विचारों का समर्थन मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ध्यान दीजिए कि बैरन एंड कुक के द्वारा कहा जा रहा है, बैरन एंड कुक ने कहा कि मेनी रेप्लिकेंट स्टडीज यूजिंग मेथड्स रिगरस दैट पियाजेस हैव जनरली कन्फर्म्ड द पैटर्न्स डिस्क्राइब्ड बाय पियाजे, अर्थात अनेक प्रतिकृत अध्ययनों में से जिसमें पियाजे की कार्यविधि से अधिक कठोर विधि का उपयोग किया गया है, पियाजे द्वारा प्रस्तावित विचारों का समर्थन मिलता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, जो पियाजे का जो विचार रहा, पियाजे ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में जो विचार व्यक्त किए, उन विचारों का समर्थन अनेक स्टडीज के द्वारा, अनेक अध्ययनों के द्वारा मिलता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम सभी लोगों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे के बारे में चर्चा किया, जो कि प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज के अंतर्गत आता है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इसके अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास के बारे में चर्चा किया, और उसके बाद हम लोगों ने जो एडाप्टेशन की दो प्रक्रियाएं हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है प्रिय विद्यार्थियों एसिमिलेशन और एडाप्टेशन, उसके बारे में चर्चा किया। हम सभी लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा किया, एडाप्टेशन के बारे में चर्चा किया, एसिमिलेशन और एडाप्टेशन दैट इज आत्मसात्करण और समाविष्टीकरण के बारे में चर्चा किया। और उसके उपरांत प्रिय विद्यार्थियों, जो पियाजे के सिद्धांत की जो विकास की चार अवस्थाएं हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इन सभी स्टेज के बारे में, इन सभी अवस्थाओं के बारे में बारी बारी से चर्चा की। और अंत में हम सभी लोगों ने बुद्ध के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड एक चित्र के बारे में भी देखा कि उससे रिलेटेड चित्र को हम सभी लोग कैसे बना सकते हैं। और उसके उपरांत पियाजे के बुद्ध के सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में चर्चा किया। और फिर हम लोगों ने बुद्ध के विकास, जो बुद्ध का जो विकास का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है पियाजे का, उससे रिलेटेड जो कमियां हैं, जो डिमेरिट्स है, उसके बारे में भी चर्चा की। और अंत में हम सभी लोगों ने निष्कर्ष के रूप में यह देखा कि जो पियाजे का बुद्ध का सिद्धांत है, उसका अपना ही महत्व है, और अनेक विधियों के द्वारा, अनेक अध्ययनों के द्वारा जो पियाजे का द्वारा प्रस्तावित विचार है, उसी का समर्थन दिया गया। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो। आप सभी लोगों इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो पे कमेंट करिए। कमेंट्स के द्वारा आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव या प्रश्न या समस्याओं को हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे, उन सुझावों पर अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जिन प्यारे भाई बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने और प्रिय साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से देख पाएँ। प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियोज को सिलेक्ट करके उससे देख पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रिय विद्यार्थियों। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन बना है, घंटी का आकार बना है, यदि वह लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। और उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। आल के ऑप्शन को सिलेक्ट करने से यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे, उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशंस आपको समय से मिल जाएगी, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, comment and share on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon all.